सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। दोनों देशों की केस स्टडी को बकायदा डिटेल फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। और बात करेंगे इस टॉपिक की, जिस टॉपिक पे बड़ा ही कई बार अगर हम पेपर्स की बात करें तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हमें लगातार फ्रेम होते हुए देखने को मिलते हैं, जो टॉपिक है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यानी एथनिक डाइवर्सिटीज के बारे में दोनों देशों के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात आपको समझना होगा एथनिक क्या होता है, वो हम समझेंगे सबसे पहला टॉपिक में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग के बारे में, जिसमें कि इंट्रो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ओवरव्यू हमने देख लिया है। अब मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एथनिक कंपोजिशन। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि एथनिक क्या होता है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जातीय संरचना। जातीय संरचना का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी स्थान पर जो वहां पे रह रहे लोग हैं उनका जो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि किसी स्थान पे, किसी क्षेत्र में, किसी देश में कितने प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं, यही आपका एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपने गांव का एथनिक कंपोजिशन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? मेरे गांव में अगर मैं एथनिक कंपोजिशन चाहूं तो कई आधार पे, कई बेसिस पे मैं बांट सकता हूं। जैसे अगर मैं जाति के आधार पे बोलूं, कास्ट के बेसिस पे, तो आप कई प्रकार के कास्ट को बोल सकते हैं। ये कास्ट वाले, ये कास्ट वाले, ये कास्ट वाले हमारे गांव में रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है लंबाई के आधार पे, स्किल के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, गवर्नमेंट जॉब के आधार पे भी एथनिक कंपोजिशन बना सकते हो। बट आपको सिर्फ जो बेसिक एस्पेक्ट, बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है इसका, वो सिर्फ ये समझना है कि एथनिसिटी क्या होती है, एथनिक डाइवर्सिटी क्या होती है, या फिर एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जातीय संरचना, और वो जातीय संरचना लिंग के आधार पर हो सकती है, यानी जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषा के आधार पर हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे यानी कि धर्म के आधार पर हो सकती है। किसी भी आधार पे जो डाइवर्सिफिकेशन किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी स्थान पे एग्जिस्ट करती है, वही आपका एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। आई होप इसको आप अपनी भाषा में समझ पाए होंगे। सो आप एनसीईआरटी पेजेस को ओपन करते हो तो कोने में आपको एथनिक का मतलब बकायदा लिखा हुआ है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical types or cultural or both. They needed not always have the same religion or nationalities. बातें घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लिखा है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर के आधार पे बेस्ड हो। शेयर्ड कल्चर यानी कुछ लोग, किस समाज के, किसी देश के, किसी क्षेत्र के, किसी स्थान के जो कुछ लोग हैं, अपने आप को किस कल्चर को शेयर करके एक सिमिलरिटी को क्रिएट करते हैं, यही आपका एथनिसिटी कहलाता है, यही आपका एथनिक कहलाता है। यानी कि एथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता, यानी एथनिक कंपोजिशन मतलब जातीय संरचना। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मानते हैं लोग, सेम एथनिक ग्रुप वाले लोग मानते हैं कि सबके जो सेम एक एथनिक ग्रुप का है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, कल्चर के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, उनके कॉमन डिसेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन डिसेंट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई उनकी सिमिलरिटीज है, उनकी एक जैसी चीजें, कॉमन डिसेंट है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसी आधार पे हम दो देशों के, यानी एक देश बेल्जियम और एक देश श्रीलंका, दोनों के एथनिसिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पहले पेजेस पे। इस पहले पेज की बात करें तो इस पहले पेज में हम एथनिक कंपोजिशन, एथनिक डाइवर्सिटीज को पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के, और बेल्जियम के साथ साथ श्रीलंका के। यानी कि हम समझ चुके, हम जान रहे हैं अब शुरू करने कि बेल्जियम की कंडीशन क्या थी, कैसे लोग वहां रहते थे, और श्रीलंका के लोग कैसे, मतलब श्रीलंका में कैसे कैसे लोग, कितने कितने डाइवर्सिफाइड रूप में लोग वहां पे पाए जाते थे। जैसे अगर हम बात करें बेल्जियम की, किसकी बात करें? बेल्जियम की। तो बेल्जियम के बारे में छोटा सा इंट्रो पार्ट आप समझिए कि ये आपका वर्ल्ड मैप है। ये क्या है? वर्ल्ड मैप है, और इसमें आपका ये अपना सुंदर सा देश इंडिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां से अगर हम बेल्जियम के लोकेशन देखें तो आपको यूरोप में यहाँ पे बेल्जियम आपको देखने को क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो बेल्जियम की थोड़ी पोजीशन आप अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं पे अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे भारत अपना छोटा सा देश है, और नीचे छोटा सा उसका क्या है? श्रीलंका है। तो वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आप इसको समझते रहिए, कहाँ पर बेल्जियम है और कहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। तो ठीक है, अगर हम
पहले पैसेज की बात करें तो बेल्जियम के बारे में छोटा समझिए कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा क्या है देश है, कौन, बेल्जियम, जो कि भारत के एक देश और भारत के सॉरी एक राज्य जिसका नाम है हरियाणा उससे भी छोटा है। लिखा है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन द यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एरिया के मामले में बात करें तो भारत के एक राज्य हरियाणा से भी छोटा है जो कि यूरोप में एग्जिस्ट किया करता है, कौन, बेल्जियम। एंड सेकंड एस्पेक्ट हम बात करेंगे, इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं या फिर एसएसटी ओवरऑल पढ़ते हैं तो कुछ चीजें डेटा फैक्ट के रूप में भी आप तत्काल तैयार कर सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दिमाग हर टॉपिक पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ते चले जाएंगे तो भी आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पहली बात आपने पढ़ा कि बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है जो भारत के राज्य हरियाणा से भी क्या है, छोटा है एज कंपेयर्ड, जिसको हमने कंपेयर किया किसके पर्सपेक्टिव में, एरिया के पर्सपेक्टिव में। वहीं पे बात करें इसकी बॉर्डर की, जैसे मान लीजिए कोई बेल्जियम अगर देश है तो किसी न किसी से अपने बॉर्डर को क्या करता होगा, शेयर करता होगा कुछ देशों से। तो ये 4 प्रमुख देशों से अपनी सीमा को क्या करता है, शेयर करता है। कौन भैया, बेल्जियम। कौन कौन से वो देश हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड आप सुने होंगे जिसमें से टूट के नीदरलैंड निकला, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इन 4 देशों से क्या करता है, अपने बॉर्डर को शेयर करता है बेल्जियम। एंड इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब एरिया के मामले में हमने देखा हरियाणा छोटा है, साथ ही साथ पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़, जो कि हरियाणा की आबादी की क्या है, आधी है। यानी हरियाणा की आबादी अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि बेल्जियम की आबादी करें लगभग 1 करोड़ या उसके आसपास इसकी आबादी हमें देखने को मिलती है। यानी क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें या फिर जनसंख्या की बात करें तो दोनों मामलों में बेल्जियम छोटा ही है एज कंपेयर्ड विथ हरियाणा। तो ये थोड़ा सी जानकारी हो गई बेल्जियम के बारे में। अब इसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ें। ये जानकारी आपको हमेशा क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि बेल्जियम का कंडीशन क्या है, किन किन देशों से अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है भैया। ठीक है, अब कंट्रीज के एथनिक ग्रुप की बात करें, कौन कौन से एथनिक ग्रुप रहते हैं, डाइवर्सिटीज हैं किन किन बेसिस पे। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है। कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, एक एथनिसिटी है जो अब लैंग्वेज के आधार पे कितने कितने ग्रुप जो है बेल्जियम में एग्जिस्ट किया करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसमें कि लिखा है पहला पॉइंट, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन देयर आर 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। बेल्जियम की 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र को हम लोग वेलोन रीजन फ्लेमिश रीजन क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। और उसमें रहने वाले लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। ये डच तो नीदरलैंड की भाषा है, यानी कि जो है फ्रांस से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, उसका इंपैक्ट नीदरलैंड से बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो नीदरलैंड में चूंकि डच लैंग्वेज बोली जाती है इसलिए बॉर्डर को शेयर करने की वजह से बेल्जियम में भी डच लैंग्वेज बोली जाती है। और वो बोली भी जाती है तो कम नहीं, 59% लोग जो हैं बोलते हैं डच लैंग्वेज को। वहीं पे another 40% ऑफ द पीपल लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन वेलोनिया रीजन और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्यों कारण क्या कारण है फ्रेंच लैंग्वेज बोलने का, अभी जस्ट हमने देखा कि जो बेल्जियम है 4 प्रमुख देशों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। 4 देशों से अपने बॉर्डर को क्या करता है, शेयर करता है। फॉर दिस रीजन कि यहां पर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और वहां की जो पॉपुलेशन है डच लैंग्वेज को बोलती है। वहीं पे 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वेलोन रीजन में रहती है और कौन सी लैंग्वेज को बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज को। आपको ये डेटा फैक्ट भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बाकी बची 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि जितने देशों से बॉर्डर को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, उन सभी देशों का इंपैक्ट इस बेल्जियम पे हमें देखने को मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हो कुछ लोग कहीं पर डच बोल रहे हैं, कुछ लोग कहीं पर फ्रेंच बोल रहे हैं, कुछ लोग कहीं पर जर्मन बोल रहे हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं बॉर्डर अलग अलग देशों से शेयर कर रहा है, इसलिए उस देश में जिसके साथ ही बॉर्डर को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, उस देश में बोली जाने वाली भाषा का प्रभाव बेल्जियम पे क्या हो रहा है,
पड़ रहा है। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन इतना समझिए 3 डेटा। बात करें अब कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की। बेल्जियम की जो राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, उसी तरह बेल्जियम की भी राजधानी है जिसका नाम क्या है, ब्रसेल्स है। स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग में यही लोग मिस्टेक करते हैं आंसर राइटिंग में। बड़े ही बारीकी से एक पॉइंट्स को समझते जाइए। ब्रसेल्स की बात करें तो ब्रसेल्स का थोड़ा सा एथनिक डाइवर्सिटीज और अलग है। अगर हम बात करें, इतना बड़ा अगर बेल्जियम है तो इसका एक छोटा सा क्या है, राजधानी वाला पार्ट है, ठीक है भाई। जैसे भारत को देखते हैं, दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली क्या है, कैपिटल सिटी है भारत की। तो यहाँ पे अगर ब्रसेल्स की हम बात करेंगे तो ब्रसेल्स में 80% यानी राजधानी कैपिटल सिटी में 80% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच को, और 20% लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं, डच को। ये 4 चीजें आपको बकायदा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप आंसर राइटिंग करते समय बहुत ही शानदार आपका फ्लो बना रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं एक बार फिर से कि ये आपका जो है बेल्जियम है, क्या है, ये पूरा आपका क्या है, बेल्जियम। इस बेल्जियम में जो ये रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये रीजन आपका कौन सा रीजन है, फ्लेमिश रीजन है। क्या है, फ्लेमिश रीजन, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे रेड वाला, ये आपका वेलोन रीजन है। क्या है, वेलोन रीजन, ठीक है। जो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, डच लैंग्वेज को। वहीं पे 40% लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, वेलोन रीजन में। किसमें, वेलोन रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। ये जो नीला वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1% पॉपुलेशन ऑफ द बेल्जियंस कौन सी लैंग्वेज को बोलती है, जर्मन लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को। वहीं पर ये जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स यहाँ पे दिख रहा है। इस ब्रसेल्स का भी एथनिक कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से है कि ब्रसेल्स में 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज को बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज को। और 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज को बोलती है, डच लैंग्वेज को बोलती है। एक बार आप इसको फिर से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। वहीं पर 40% लोग वेलोन रीजन में रहते हैं और कौन सी भाषा को बोलते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। बाकी बचे 1% लोग, यहाँ पे आप देखेंगे डेटा में, तो 1% लोग बाकी बचे वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मन। वहीं पे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करेंगे तो ब्रसेल्स की अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की, तो उस ब्रसेल्स में 80% लोग कौन से, 80% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच। 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और बाकी बचे 20% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, डच लैंग्वेज को। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम है वो कैसा है। आई होप आप यहां तक भी सारे पॉइंट्स आपने क्या कर लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा। जब यहां तक क्लियर है तो अब आपको एक चीज महसूस हो रही होगी कि इस देश में पावर शेयरिंग होगी तो होगी कैसे, और इस कंडीशन को वहां की गवर्नमेंट, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैंडल करेंगे। खैर ये तो आगे का टॉपिक है, लेकिन यहां तक हमारा सफरनामा कंप्लीट हुआ। आगे की बात करें कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज है वो रिलेटिवली क्या है, रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी मतलब ज्यादा कौन है, डच, कम कौन है, फ्रेंच वाले। तो जो फ्रेंच वाले कम है वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, थोड़ी से क्या है, रिच और पावरफुल है। और जब कोई रिच और पावरफुल रहता है तो होता क्या है कि दिस वाज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। भाई जो भी बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है, इससे जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज है उनके अंदर रिसेंटमेंट है, असंतोष है, ठीक है। इसकी वजह से दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s, जिसकी वजह से 1950 और 1960 के इस दरमियान में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट होते थे, विवाद होते थे, ठीक है भाई, टेंशन क्रिएट होते थे। इस टेंशन के बीच में कहीं ना कहीं जो ब्रसेल्स वाला मामला था वो और कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ब्रसेल्स जो देश में क्या दिख रहा था, ज्यादा। अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन द कंट्री। भाई देश में कौन ज्यादा था, डच। कौन थे, ज्यादा, डच। वहीं पे देश में डच ज्यादा है लेकिन राजधानी में डच कितने हैं, सिर्फ 20%। देश में आपके जो फ्रेंच वाले क्या हैं, कम है, लेकिन राजधानी में फ्रेंच वाले कितने हैं, ज्यादा है। मतलब जो देश में ज्यादा है राजधानी में कम है, जो देश में कम है राजधानी में ज्यादा है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल।
जो देश में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी को जैसी चीज़ों को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो इसकी वजह से ये जो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन है ब्रसेल्स में और एक्यूट थी, पर प्राय होते थे। तो अब आगे घटना क्या घटेगी वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने देख लिया पूरा यहाँ तक के टॉपिक्स में कि ये जो बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम हम लोग पढ़ रहे थे, बेल्जियम कंडीशन क्या थी, कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है और वहां की जो जातीय संरचना है वो कैसी थी, वहां कितने प्रकार के लोग, कितने अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोग जो है देखने को मिलते थे, उसको हमने देख लिया। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम देख रहे हैं, किसके आधार पे, लैंग्वेज, कि इतने डच हैं, इतने फ्रेंच हैं, इतने जर्मन हैं, डच ज़्यादा है फ्रेंच कम है देश में, लेकिन वही राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा है डच कम है। अब इसकी वजह से क्या टेंशन क्रिएट होती थी जब पावर शेयरिंग की बातें आती थी या कोई भी मेजर जो है डिसीजन लेने की बातें आती थी। तो अब ये हो गया बेल्जियम के बारे में पूरी कहानी। अब हम अगले देश जिसका नाम क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। कि श्रीलंका की कंडीशन क्या थी, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको ये समझिए कि जैसे आपने उसको पढ़ा याद किया, सेम वैसे ही आप श्रीलंका को भी याद रखिए। श्रीलंका की पहली लोकेशन को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है भाई, जस्ट फ्यू किलोमीटर मतलब इंडिया के आप सदर्न कास्ट को देखेंगे, जो तमिलनाडु धनुषकोडी जो अंतिम सड़क है भारत की, वहां से देखेंगे तो आपको श्रीलंका हो सकता है दिख भी जाए। अब ये नहीं कि आपको दिखने साफ साफ दिखने लगे, मतलब आप जाएंगे थोड़ी कम समय में, पुष्पराज मूवी को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है। बहुत नजदीक है, पास में, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कास्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सदर्न कास्ट से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर पे ही आपका श्रीलंका एग्जिस्ट किया करता है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। देख लीजिए हरियाणा कितना इसकी भी आबादी थी, अबाउट 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ आबादी श्रीलंका की है उस वक्त थी, अबाउट सेम एज हरियाणा। लेकिन बेल्जियम की क्या थी, हरियाणा से भी कम थी, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। भाई सभी देशों की तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी। अब वो पॉपुलेशन लैंग्वेज के आधार पे हम देखने जा रहे हैं कि कैसी थी तो ऐसी थी। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो वहां पे श्रीलंका की बात करें तो जो मेजर सोशल ग्रुप था, ऑन द लैंग्वेज की ही बात हम लोग कर रहे हैं, वो सिंहाला स्पीकर थे। क्या थे, सिंहाला स्पीकर। सिंहली भाषा वहाँ की है, तो वही सिंहली भाषा जिसको बोलते हैं सिंहाला बोलते हैं इंग्लिश में, तो सिंहाला स्पीकर, यानी कि श्रीलंका में मैक्सिमम लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, सिंहाला। कौन सी लैंग्वेज, सिंहाला। कितने परसेंट, 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक सिंहाला लैंग्वेज। यानी श्रीलंका की जो 74% आबादी थी वो बोलती थी सिंहाली लैंग्वेज, सिंहालियन लैंग्वेज। वहीं पे जो आपकी 18% यानी 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक तमिल लैंग्वेज, यानी कि 74% 74% सिंहाला लैंग्वेज को बोलते थे, वहीं पे 18% लोग आपके तमिल स्पीकर थे। क्या थे, तमिल स्पीकर थे। यू नो वेरी वेल दैट कि अब आपके मन में आएगा ये तो 92% हुआ, बाकी 8 कहाँ गया। तो आप सोचिए और भी अदर छोटी छोटी भाषाएं बोलने वाले लोग होंगे, और भी पॉपुलेशन कुछ ना कुछ भाषाओं को बोलती होगी। लेकिन 2 जो मेजर सोशल ग्रुप थे, जिसमें एक सिंहाला ग्रुप था, एक तमिल लैंग्वेज बोलने वाला ग्रुप था। सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74% यानी बड़ी मेजोरिटी में थे, प्रचंड बहुमत में थे। वहीं पे 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक तमिल लैंग्वेज। और इस तमिल लैंग्वेज में भी 2 सब ग्रुप हैं जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। अमोंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एनसीईआरटी की बुक ओपन किया है अपने सामने और एक एक लाइन को आप सुनते जा रहे हो, तो ये आपका आखिरी इस चैप्टर का पहली बार और आखिरी बार वाला क्लास होगा, जिसमें कि पूरे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल सफाया एक साथ करेंगे और सभी एस्पेक्ट को एक विदिन 1 क्लास आप कंप्लीट करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। इसके बाद अपना नोट्स तैयार करिए और इसके बाद अपनी तैयारी को क्या करिए, शानदार करिए। ठीक है, तमिल की बात करें तो 18% हम जान चुके हैं, लेकिन इस 18% में भी 2 सब ग्रुप, कितने सब ग्रुप हैं, 2 सब ग्रुप। कैसे कैसे, तमिल में भी 2 सब ग्रुप। कौन कौन से, पहली बात एक ऐसा तमिल जो श्रीलंकन तमिल कहलाता था, मतलब उनकी आबादी थी कितनी परसेंट, 13%। कितनी परसेंट, 13%। और एक सब ग्रुप उसे 18% में कहलाता था इंडियन तमिल। क्या कहलाता था, इंडियन तमिल, जिसकी आबादी कितनी थी, ओनली देयर आर 5 द रेस्ट, यानी 13 ये हो गए तो रेस्ट मतलब कितने बचे, 5%।
यानी श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल की आबादी थी 18%, उस 18% के दो सब ग्रुप थे, एक श्रीलंकन तमिल और एक जो है इंडियन तमिल। कौन थे? इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल की आबादी कितनी थी? 13% और इंडियन तमिल की आबादी कितनी थी? 5%। ये दो चीजें हैं। अच्छा, ये श्रीलंकन तमिल क्या है, इंडियन तमिल क्या है? श्रीलंकन तमिल वे थे जो तमिल नेटिव थे। क्या थे? तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, यानी उस कंट्री के ही नेटिव थे, श्रीलंका के ही नेटिव थे। और जो 5% जिनको इंडियन तमिल बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है कि ये इंडियन तमिल थे। मतलब ये इंडियन तमिल का मतलब कि जब भारत पर ब्रिटिश रूल था, क्या था? ब्रिटिश रूल था। और ब्रिटिश रूल में हम जानते हैं कि भारत भी कॉलोनाइज था, श्रीलंका भी कॉलोनाइज था। तो भारत से लोगों को पकड़ के बॉन्डेड लेबर की तरह लोग मतलब अंग्रेज ले जाते थे श्रीलंका में, और वहां पर उनसे प्लांटेशन वर्क करवाते थे, खेती बाड़ी का काम करवाते थे। और वो जो पीढ़ी यहाँ से गई उठाकर उनके द्वारा जबरदस्ती, वो वहीं पर रह गई। अब उनकी आने वाली पीढ़ियां वहीं पे क्या कर रही? अपना जो है जीविकोपार्जन के सभी काम करते करते वहीं रह गए। अब उनकी जो पीढ़ियां हुई वो इंडियन तमिल कहलाई। क्या कहलाई? इंडियन तमिल कहलाई। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो जिनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। मतलब जो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्क को कराने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उठा के लेके गए थे श्रीलंका में, अंग्रेजों के द्वारा उठाए गए थे और ले जाकर श्रीलंका में रख दिए गए थे। और वहीं पर वो अपने काम करते करते उनकी पीढ़ियां वहीं पे क्या हो गई? बस गई। वो आपके इंडियन तमिल कहलाई। तो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से इसको हम लोग रिकॉल करते हैं कि श्रीलंका में 74% जो है सिन्हाला स्पीकर थे और 18% कौन थे? तमिल स्पीकर थे। क्या थे? तमिल स्पीकर। ठीक है। अब तमिल स्पीकर में दो सब ग्रुप, एक 13% और एक 5%। 13% कौन थे? श्रीलंकन तमिल थे, और ये 5% कौन थे? इंडियन तमिल थे। श्रीलंकन तमिल का मतलब जो श्रीलंका के नेटिव थे, और इंडियन तमिल मतलब जिनके फोर फादर पहले तो भारत में थे, लेकिन जब कॉलोनियल टाइम चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो भारत से उठा के उनको उठाकर जिनके पूर्वज उठाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा और ले जाकर वहां पे प्लांटेशन वर्क कराने के लिए रख दिए गए, और फिर वहीं पर वो बस गए, और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां वहीं पे एग्जिस्ट करने लगी। तो ऐसे लोग तमिल स्पीकर कहलाए, लेकिन वो कहलाए इंडियन तमिल। क्या कहलाए? इंडियन तमिल। तो आई होप श्रीलंका के बारे में आप समझ पाए होंगे। वहीं पे बात करेंगे अगर मैप की, तो श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि श्रीलंकन तमिल की बात करें तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। देखिए श्रीलंकन तमिल, देखिए श्रीलंकन तमिल। अब यहाँ पे श्रीलंकन तमिल इस कलर में, यानी कि ये जो चीजें आपको दिख रही होगी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स वाला, वो इसी में आपके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंकन तमिल क्या थे? कंसंट्रेटेड थे, मैक्सिमम संख्या वही थी। बात करें मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, वो अक्सर किस धर्म को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को। किसको फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल की बात करें कि मैक्सिमम जो तमिल थे वो आपके हिंदू भी थे और मुस्लिम थे, लेकिन जो सिन्हाला थे मैक्सिमम बौद्ध धर्म को ही क्या करते थे? फॉलो करते थे, यानी बुद्धिस्ट थे। क्या थे? बुद्धिस्ट थे। बात करें अगले थोड़े से कंपोजिशन की, बता रहा है कि 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो क्या थे? आपके तमिल लैंग्वेज को भी बोलते थे और सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे। 7% लोग, 7% जो क्रिश्चियन। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज और धर्म में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात यहाँ पे, अब तक मैं एक बार फिर से डेटा को आपको समझा दूं, डेटा को थोड़ा समझा दूं अच्छे से कि आपने अब तक क्या पढ़ा। आपने ये पढ़ा कि अगर श्रीलंका है, ये श्रीलंका है आपका, तो श्रीलंका की पूरी आबादी का 74%, कितना परसेंट? 74% जो लोग थे वो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे, सिन्हाला स्पीकर थे। क्या थे? सिन्हाला स्पीकर। 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर तमिल स्पीकर। क्या थे? तमिल स्पीकर, यानी तमिल लैंग्वेज को क्या करते थे? बोलते थे। अब इस 18% के दो सब ग्रुप थे, एक 13% और एक 5%। ये 13% जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो कहलाते थे श्रीलंकन तमिल। 5% लोग जो थे तमिल बोलने वाले वो आपके इंडियन तमिल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इंडियन तमिल कहलाते थे। ठीक है। अब ये चीजें आपने समझ लिया। जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे। क्या थे? बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जबकि जो तमिलियन थे, जो तमिल स्पीकर थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तीसरा फैक्ट जो आपको समझना है वो समझना है कि लगभग 7% जो क्रिश्चियन थे, यानी धर्म तो और भी थे,
जो 7% क्रिश्चियन थे वो तमिल लैंग्वेज को भी बोलते थे और आपके सिन्हाला लैंग्वेज को भी बोला करते थे। कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करेंगे और दैट्स वाई आप, क्योंकि आप अच्छे से पेपर को लिख पाए। तो अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को, कि श्रीलंका में कैसे कैसे प्रकार के, कितने कितने प्रकार के लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब मन में हमारे प्रश्न आ गया कि हमने बेल्जियम को जान लिया, हमने श्रीलंका को जान लिया, एक बार फिर से हम लोग रिकैप्चुलेट कर लें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को। तो थोड़ा समझिएगा कि बेल्जियम जो था वो भी एक देश है और श्रीलंका भी क्या था, वो भी एक देश है। ठीक है, दोनों देशों के बारे में आपने पढ़ लिया। बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज था। ठीक है, यहां पे भी ऑन द बेसिस क्या था, लैंग्वेज था। ठीक है, अगला पॉइंट, यहां पे 59% टोटल पॉपुलेशन क्या बोलती थी, डच, जो किस क्षेत्र में रहती थी, फ्लेमिश रीजन में। किस क्षेत्र में, फ्लेमिश क्षेत्र में। ठीक है, 40% टोटल पॉपुलेशन किस क्षेत्र में रहती थी, कौन सी लैंग्वेज को बोलती थी, फ्रेंच, और रहती थी किसमें, वेलोन रीजन में। किसमें, वेलोन रीजन में। ठीक है, 1% जो बेल्जियन थे कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, जर्मन। ठीक है, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% लोग कौन सी भाषा को बोलते थे, फ्रेंच। कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच। 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम स्पीक डच लैंग्वेज। तो आपने देखा कि जो देश में क्या था, ज्यादा में था, वो राजधानी में क्या है, कम है। जो यहां पे देश में कम है वो राजधानी में क्या है, ज्यादा है। तो कुछ इस प्रकार का कंट्राडिक्शन हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए एथनिक कंपोजिशन को। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की, तो 74% जो श्रीलंका के जो मेजर सोशल ग्रुप है वो कौन सी लैंग्वेज को बोलता था, सिन्हाला लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को, सिन्हाला लैंग्वेज को, सिन्हाला स्पीकर थे। और वहीं पे 18% पॉपुलेशन की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज को बोलती थी, तमिल लैंग्वेज को। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। तमिल लैंग्वेज की बात करें तो इसके दो सब ग्रुप थे, एक 13% और एक 5%। आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे। 13% की बात करें तो उनको हम श्रीलंकन तमिल बोलते थे, और 5% की बात करें तो उनको इंडियन तमिल बोलते थे। श्रीलंकन तमिल क्या थे, जो श्रीलंका के ही लोग थे। इंडियन तमिल कौन थे, जो जिनके फोर फादर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश रूल भारत में और श्रीलंका में एग्जिस्ट किया करता था, तो प्लांटेशन का वर्क कराने के लिए भारत से लोगों को ले जाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी पीढ़ियां वहीं रह गई। तो वो लोग कहलाए 5% ऑफ द तमिलियन आर कॉल्ड इंडियन तमिल। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया। फिर जो श्रीलंका लीडर थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे श्रीलंका में, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे। क्या थे, बुद्धिस्ट थे। वहीं पे तमिल की बात करें तो वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है, एक और आखिरी बात कि 7% ऑफ द क्रिश्चियन दोनों जो है सिन्हाला लैंग्वेज को भी बोलते थे और तमिल लैंग्वेज दोनों को क्या करते थे, बोलते थे। ये चीजें हमने समझ लिया बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। और इसको समझने के बाद एक हमारे सामने प्रश्न आ गया। क्या आ गया, प्रश्न आ गया। और प्रश्न ये आ गया कि हम सोचने लगे कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बात करें बेल्जियम की, जो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटीज एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम के केस में डच वाले क्या थे, ज्यादा थे। फ्रेंच और जर्मन क्या थे, बिल्कुल न्यूमेरिक मेजोरिटी क्या थी, उनकी कम थी। इनकी न्यूमेरिक मेजोरिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो ये चाहें तो अपना इसका टेक एडवांटेज, इसका लाभ उठा सकते हैं। किसका, कौन, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन इन बेल्जियम कैन टेक एडवांटेज, किसका, ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी, अपनी न्यूमेरिक मेजोरिटी का, संख्यात्मक रूप से जो वो अधिक हैं, इसका वो लाभ उठा सकते हैं। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, जो कि आगे फिर से क्या पुश करेगा, कन्फ्लिक्ट को उनके बीच में। ठीक है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रसेल्स, जिसकी वजह से भाई कंडीशन बड़ी मेसी हो गई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों, क्योंकि अब दोनों क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारा कंट्रोल होगा बेल्जियम पे। क्योंकि वो कह रहा है मैं देश में जाता हूं, तो कह रहा है ठीक है, तो मैं तो राजधानी में जाता हूं, मेरा कंट्रोल होगा। वो कह रहा है मैं देश में, मेरा, तो इसकी वजह से कंडीशन बड़ी क्या हो गई, मेसी हो गई। ठीक है, वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो एंजॉय इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री।
कि बीगर ये तो 59-40 तो थोड़ा सा है, लेकिन श्रीलंका में तो 74 और 18 का डिफरेंशिएशन है। तो ये जो श्रीलंका के जो तमिलियन थे, सिन्हालियन थे, वो चाहे तो अपनी विल को इंपोज कर सकते हैं माइनॉरिटी पे, और किए भी होंगे या नहीं किए होंगे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन श्रीलंका में अगर बात करें तो सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो इंजॉय कर रही थी इवन बीगर मेजोरिटी के रूप में, जिसकी वजह से वो कुड इंपोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री, जिसकी वजह से वो कहेगी मैं तो ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं अपनी विल को पूरे इंटायर कंट्री पे क्या कर दूंगा, इंपोज कर दूंगा। तो दोनों कंडीशन को हमने, दोनों चीज़ों को क्या कर लिया, देख लिया, बेल्जियम को भी श्रीलंका को भी। तो नाउ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे कि बेल्जियम में और श्रीलंका में दोनों में आगे क्या होता है। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को, पूरे सेशन को खूब एंजॉय किए होंगे और सभी टॉपिक्स को खूब अच्छे से क्या कर लिए होंगे, समझ पाए होंगे। इसके बाद के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए क्या किया। एथनिक कंपोजिशन तो हमने पढ़ लिया, बेल्जियम का भी श्रीलंका का भी। अब दोनों देश अपने यहाँ कैसे हैंडल करेंगे अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज को, अपनी एथनिक कंपोजिशन को। बेल्जियम क्या करेगा, दोनों को देखेंगे, और करने के बाद दोनों के परिणाम क्या आएंगे। इन टॉपिक के साथ हमारा इस पूरा जो केस स्टडी वाला पार्ट है बेल्जियम का, श्रीलंका का, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने इस सेशन को पूरा शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर लविंग वन। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि शानदार इसी तरीके से कंटेंट आपके सामने लाया जा सके। और नोट्स के लिए आप कमेंट करते हैं तो नोट्स को आपको प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।